सुप्रभात। प्यारे प्यारे से बच्चों को प्यारा प्यारा सा सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। ठीक है, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ उस बिंदु का नाम है या उस विषय का नाम है। नाम बताने से पहले थोड़ा सा हम इसे पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटा सबसे प्यारा भाषा का मैं हूँ दुलारा। क्या है? ध्यान से देखना। सबसे छोटा सबसे प्यारा भाषा का मैं हूं दुलारा, मुझबिन ने बोला ना लिखा जाता। क्या है? मुझबिन ना बोला ना लिखा जाता, भाषा में मैं क्या वर्ण कहलाता। तो समझ में आया क्या होगा काफी बच्चों को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे छोटा सबसे प्यारा भाषा का मैं हूँ दुलारा, मुझबिन ना बोला ना लिखा जाता, भाषा में मैं वर्ण कहलाता। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं आज व्याकरण संबोध का विषय बिंदु या अध्ययन बिंदु जो है हमारा, वो है वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, समझ में आ गया था ना? हमारे पहले वाले जो हमने लाइंस पढ़ी उसमें वर्ण शब्द आया था। ठीक है, तो काफी बच्चों के समझ में आ गया, और जिनका नहीं समझ में आया उनको पता चल रहा है इससे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, तो बच्चों, हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कई ध्वनियां होती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ध्वनियों के ही निश्चित चिन्ह ही वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है ना, बोल के ही कर रही हूँ। तो मैं जितने भी वाक्य बोल रही हूँ, वाक्य किससे बने हैं? वो वाक्य बने हैं शब्दों से, और वो शब्द किससे बने हैं? अक्षरों से या वर्णों से। ठीक है, या फिर जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, जो ध्वनिया, ध्वनि मतलब आवाज जो आपको सुनाई दे रही है, वो सारी आवाजें निश्चित अक्षरों से बनी है ना। उन्हीं निश्चित अक्षरों को या चिन्हों को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, उन्हीं ध्वनियों को। ठीक है, और वह सबसे छोटी होती है हमारी भाषा की इकाई। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या नहीं किए जा सकते? वर्ण के टुकड़े नहीं किए जाते। कैसे करेंगे? वो सबसे छोटी है तो कैसे करेंगे? जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो मान लीजिए भाषा शब्द है। ठीक है, अब भाषा शब्द का अगर मैं टुकड़े करना शुरू करूंगी तो क्या टुकड़ा होगा? भ प्लस अ की मात्रा, श प्लस अ की मात्रा। ठीक है, ये चार टुकड़े हो गए। अब फिर से अगर मुझे कोई कहेगा कि भ का टुकड़े करो या आ की मात्रा के टुकड़े करो, तो नहीं होंगे, क्योंकि ये उसका सबसे छोटा हिस्सा हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। तो बस जहां जिसके आगे से और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इसका आप परिभाषा देखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, अब है वर्णों के प्रकार। सब आप लोग पढ़ के आ चुके हो, सारे बच्चे पढ़ के आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, अपनी पुरानी क्लासेस में, अपनी पुरानी कक्षाओं में, कि वर्णों के क्या प्रकार हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको लगेगा अरे मैम ये तो हमें पता था। तो क्या प्रकार है वर्णों के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर, याद आ गया ना, और व्यंजन। याद आ गया होगा सब बच्चों को, है ना? तो बेटा ये जो स्वर और व्यंजन है ना, वो वर्णों के ही प्रकार हैं। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं हमें याद होगा आपको। स्वर यानी कि सारी मात्राएं जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं, और व्यंजन जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम लिख तो सकते हैं लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते बिना स्वरों की सहायता से। तो ये जो स्वर और व्यंजन हैं, ये वर्णों के दो प्रकार होते हैं। अब हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। क्या है? कुल 11 स्वर हैं, और स्वरों के निश्चित क्रम को ही स्वर माला कहते हैं। मतलब स्वरों का जो निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का क्या मतलब हुआ बच्चों? निश्चित क्रम का मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं आपको गिनती के उदाहरण से समझाऊं कि एक के बाद में दो आता है, दो के बाद में तीन आता है, चार आता है, पांच आता है, तो ये एक इसका निश्चित क्रम है। ठीक है ना, कि इसके बाद यही आएगा। तो जब आपको पता होता है ना कि हाँ इसके बाद वही आता है, तो वह निश्चित क्रम कहलाता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक के बाद में मेरी इच्छा तो 9 रखने की है, या मेरी इच्छा तो एक के बाद में 10 रखने की है, तो आप कहोगे नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी है इसका रेगुलर जो है वो सेंटेंस या क्रम, ये थोड़ी है।
तो आप कहोगे मैम को तो आता ही नहीं है, यही कहोगे ना। तो बस बेटा ऐसे ही स्वरों का भी एक निश्चित क्रम होता है, उसे हम स्वरमाला कहते हैं। और यह स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये 11 स्वर कौन कौन से हैं? ये 11 स्वर हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये हैं 11 स्वर। और इन्हीं स्वरों के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम जानते हैं मात्राओं के नाम से। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये तो आप सभी को याद होगा। आपने कक्षा 1 में पढ़ा होगा ना, क्लास 1 में, कक्षा प्रथम में आप सभी ने पढ़ा है कि अ एक अकेला ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये सेवा देता है, फ्री सेवा देता है सबको, कि चलो मैं तुम्हारे साथ में जुड़कर तुम्हारी अपूर्णता को पूरा कर देता हूँ, पूर्ण कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपनी फ्री सेवा देता है, ये बहुत ही परोपकारी होता है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका मात्रा का प्रदर्शन ही नहीं करता है। बाकी सभी स्वर अपनी अपनी मात्राओं का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे स्वर। अब है बच्चों हमारा, क्या आएगा? अब आएगा वर्ण। ठीक है, वर्ण में कौन सी? व्यंजन। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण हमने देखा ना, स्वर और व्यंजन है, तो स्वर के निश्चित क्रम को तो स्वरमाला कहते ही हैं। लेकिन जब स्वर और व्यंजनों को भी एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजन माला कहते हैं। देखो अब ध्यान से समझना बच्चों, कि जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर एक साथ लिखे जाते हैं, कि पहले स्वर को लिख दिया आपने फिर व्यंजन को लिख दिया, तो वो तो पूरी हुई, क्या हुई वो पूरी? वो पूरी हुई वर्णमाला। लेकिन जब आपको सिर्फ स्वर लिखने हो तो वो हो गई स्वरमाला निश्चित क्रम में, और जब आपको व्यंजन लिखनी हो तो वो हो जाती है व्यंजन माला। लेकिन ध्यान रखना, माला का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, निश्चित क्रम होना चाहिए उनका। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से पीछे वाले को आगे लेके आ गए, आगे वाले को पीछे लेके आ गए, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33 यानी 33। और व्यंजनों के निश्चित क्रम को व्यंजन माला कहते हैं। ठीक है, और ये व्यंजन आपके सामने हैं, सभी बच्चे सीख कर आए हैं अपनी छोटी कक्षा में, ये है ना। तो देखिए एक दो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है, मैंने सारे व्यंजन 33 व्यंजन आपको पढ़ के सुना दिए। मैंने तो कहा तो ये था कि थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, है ना। तो आपको भी इन सभी व्यंजन वर्णों का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण सीखना है और शुद्ध उच्चारण करना है, क्योंकि अगर आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो वो मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, और फिर आप किसी से जब बोलेंगे ना तो वो अशुद्धता आपकी भाषा में भी झलकेगी। इसलिए सभी व्यंजन वर्णों का आपको बिल्कुल शुद्ध उच्चारण सीखना और करना है। और इसके लिए क्या करोगे? आप बार 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 किताब पढ़ोगे, अपनी जो रीडिंग करोगे चैप्टर्स की। ठीक है, अब है कुछ विशेष बातें। तो विशेष बात क्या है? स्वरों व व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और वर्ण भी वर्णमाला के सदस्य हैं। जैसे कि कौन से हैं? सबसे पहले है अड़े और ढ। अब आप कहोगे मैम ये अड़े है या अड़े मड़े कुछ नहीं? नहीं बच्चे, ये अड़े है। देखिए इसके नीचे बिंदी लगी है, जबकि जो जो क वाले वर्ग का जो लास्ट व्यंजन है उसके साइड में बिंदी लगी थी, है ना। जबकि इसमें नीचे बिंदी लगी है। तो अड़े और ढ, इनका प्रयोग भी व्यंजनों की तरह ही होता है। हमारा दूसरा बिंदु है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ही व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना है। ठीक है, और जब दो व्यंजनों के से मिल गया मतलब संयुक्त हो गया तो संयुक्त व्यंजन कहला दिया। ठीक है, फिर है अंग यानी अनुस्वार, यानी अनुनासिक, अह यानी विसर्ग। ये वर्ण ना तो स्वर है ना व्यंजन है। शब्दों को बनाते समय प्रायः इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इनके चिन्हों का प्रयोग। जैसे देखा होगा ना आपने, कंघा,
ऊपर अंग की मात्रा लग जाएगी चांद, ऊपर अनुनासिक की मात्रा लग जाएगी प्रातः, पीछे विसर्ग की 2 बिंदियां लग जाएगी, है ना। तो इसी तरह शब्दों को बनाते समय प्रायः इनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर है अ। ये देखने में तो आ जैसा लगता है, ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो ये आपको ओ भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है, अ। ये ध्वनि कहाँ से आई है, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आई है। अगर आप कहोगे कि मैम इसका कोई शब्द बताओ उदाहरण देके जिससे हमें पता चले कि हाँ ये कहाँ आती है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर, ठीक है ना, कॉलोनी। तो जब कॉलोनी में आप उच्चारित कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बिना बिंदी वाला चंद्रमा आता है, वो इसी का ही उदाहरण है। डॉक्टर के ऊपर भी बिना बिंदी वाला जो चंद्रमा आता है वो इसी ध्वनि का उदाहरण है। और ये कहाँ से आई है, अंग्रेजी से हमारी हिंदी भाषा में आई है। फिर है ज और फ। ठीक है, ध्यान दीजिए मैंने कैसे उच्चारित किया है, ज, मैंने ज नहीं बोला, ठीक है ना, फ नहीं बोला, ठीक है। हल्का सा आपको घर्षण करना है, घिसना है अपनी जीभ को, ठीक है। तो ये जो ज और जो फ है ये व्यंजन अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं। किसमें आए हैं, हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। ठीक है, तो बच्चों दूसरी भाषाओं के से आने के कारण अ, ज और फ आगत वर्ण कहलाते हैं। आगत मतलब मेहमान, आए हुए वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कहते हैं हम जिसके की वह ध्वनि भाषा की सबसे छोटी वह ध्वनि जिसके की और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बस अंतिम टुकड़ा जब हो जाता है ना उस ध्वनि का तो वही वर्ण कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11 यानी 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33 यानी 33। और उन 33 और 11 वर्णों के अलावा ये कुछ व्यंजन अलग भी हैं जिनका कि हम जिन्हें वर्णमाला के सदस्य मानते हैं। ठीक है, जैसे अड़ है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है, और 3 आगत वर्ण आ, ज और फ। ठीक है, तो ये था हमारी विशेष बातें और हमारा वर्ण विचार। बच्चों मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा कि हम वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है वीडियो, तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और सबसे मेन बात, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद बच्चों, बाय एवरीवन।